Namaskar and welcome everyone. Today we are going to study tourism regulations. Tourism regulations are the law and the rules that govern tourism industry. These regulations aim to protect tourists, protect environment and historical sites, ensure the service qualities and manage border controls and promote economic development. हमारे कंट्री में भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी तरह से वर्क करते हैं जैसे वर्ल्ड के अदर पार्ट में करते हैं, बट एक डिफरेंट तरह का हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि इंडिया अ लैंड ऑफ डिसऑर्डर वेयर लैक्सिटी इन ऑल काइंड ऑफ रेगुलेशन इज ए नॉर्म। बट ये पार्शियल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है कि हर एक रेगुलेशन में लैक्सिटी है, ये कह सकते हैं कंसीक्वेंस है। जो हमारे रेगुलेटरी कंट्रोल प्रैक्टिसेस है उनके बारे में हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन कह सकते हैं डिसइंफॉर्मेशन है, उसी का ये कंसीक्वेंस है कि इस तरह के हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। सो एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल यू मस्ट, आपके लिए ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपको एक कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज हुई सारे रेगुलेशंस का, ताकि जो पोटेंशियल टूरिस्ट है आप उन्हें समझा पाए और उनके अंदर जो एक मिसफाउंडेड फियर है इंडिया को एज ए प्रोस्पेक्टिव डेस्टिनेशन चूज करने को लेके, उससे खत्म किया जा सके। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। टूरिज्म रेगुलेशन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक गाइडलाइन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का टूरिज्म इंडस्ट्री को कंट्रोल, मैनेज एंड गाइड करने के लिए, ठीक है। और ये आप एक एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल आपके लिए ये इंपरेटिव है कि जितने भी लीगल एंड पैसिव लीगल रेगुलेशंस है आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो, जो कि इंडस्ट्री को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रेवल रेगुलेशंस। इसमें पहला क्या है, पासपोर्ट एंड वीजा रिक्वायरमेंट। पासपोर्ट क्या है, ये एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट हमें इश्यू करती है, वो जो हमारे आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी को क्या करते हैं, उसको वो वेरीफाई करते हैं और हमें परमिशन देते हैं कि हम इंटरनेशनल टूर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमें वीजा इशू होते हैं। तो वीजा की बात देखते हैं हम। एंट्री वीजा, फर्स्ट वन इज एंट्री वीजा। व्हाट इज एंट्री वीजा? एन एंट्री वीजा इज given for specific purpose to foreign national of Indian origin। Indian origin के foreign national को दिया जाता है, whose he or she है ना, हस्बैंड या वाइफ कोई भी अपने डिपेंडेंट बच्चों के साथ जो इंडिया विजिट कर रही है उनको ये मिलता है। ये अदर वीजा कैटेगरी में कवर नहीं होता। ये 180 डेज के लिए इशू होता है, यानी 6 मंथ के लिए। इससे ज्यादा अगर आप स्टे कर रहे हैं तो आपको FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, FRRO में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है विद इन 14 डेज ऑफ लैंडिंग, ठीक है। और जो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं उसमें आपके आते हैं प्रोफेशनल मीटिंग हुए, बिजनेस हुए, स्टडी टूर हुआ, और आपका स्पेशल कोई रिसर्च कर रहे हैं आप या जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो इसके लिए ये स्पेसिफिक पर्पस से इंडियन ओरिजिन के फॉरेन नेशनल को दिया जाता है। और ये सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एंट्री बोथ इसमें आता है। सिंगल एंट्री में क्या होता है कि आप वन टाइम इंडिया की बाउंड्री में एंटर एंड एग्जिट करेंगे। मल्टीपल एंट्री में आप मल्टीपल टाइम इंडिया की बाउंड्री में इंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं। तो जो 6 मंथ के लिए इशू होता है उसका जो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री बोथ उसमें होते हैं, और आपको फी होता है $100। एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, जो फी है वो कंट्री टू कंट्री एंड एम्बेसी टू एम्बेसी वेरी करता है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ से ज्यादा, मतलब कि 6 मंथ टू 1 ईयर स्टे कर रहे हैं तो आपको $140 आपकी फी होती है। और अगर आप 1 ईयर से 5 ईयर तक स्टे कर रहे हैं तो आपकी फी $220 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टूरिस्ट वीजा। व्हाट इज टूरिस्ट वीजा? टूरिस्ट वीजा इशू टू फॉरेनर हु डजंट हैव अ रेसिडेंस और ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया में उनका किसी प्रकार रेसिडेंस या ऑक्यूपेशन नहीं होता, और उनका सोल ऑब्जेक्टिव जो विजिट का होता है वो रिक्रिएशन एंड साइट सीइंग होता है, और अदरवाइज एक कैजुअल विजिट, मीटिंग फ्रेंड और रिलेटिव, ठीक है। ये नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन एक्सटेंडेबल होता है। इसे आप अदर यूज जैसे रिसर्च है ना, राइटिंग, जर्नलिज्म, बिजनेस, इन सब चीजों के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। और ये आपको टूरिस्ट वीजा 30 डेज के लिए इशू होता है, और यूएसए, जापान एंड कनाडा के जो टूरिस्ट है वो 180 डेज तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। 180 डेज के लिए जो लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा होता है वो भी इशू होता है, जिसमें 180 डेज का परमिट होता है। उससे ज्यादा आपको रहना है तो FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको रजिस्टर कराना होता है। और जो लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा होता है ये
तो ट्रैवल एजेंसी स्पॉन्सर्ड करती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो अप्रूवल लेना होता है उन्हें प्री ड्रॉन आइटिनरी के ऊपर, ठीक है। बिजनेस वीजा की बात करें तो टूरिस्ट वीजा में वन मोर थिंग यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप कंटिन्यूअसली 90 डेज रह सकते हैं और 2 विजिट के भीतर आपका 60 डेज का गैप होना जरूरी है। बिजनेस वीजा की बात करें तो बिजनेस वीजा आपके कमर्शियल पर्पस के लिए आपको इशू होता है, जिसमें कि बिजनेस मीटिंग है ना, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, कन्वेंशन, और या कोई ऐसा फॉरेन नेशनल है जो कि इंडिया में इंडस्ट्रियल बिजनेस वेंचर वो डालना चाहता है, तो वो इसे इशू कराता है 5 इयर्स के लिए। 5 इयर्स के लिए इशू होता है विद मल्टीपल एंट्री फॉर $40 तक इसकी फी होती है। टूरिस्ट वीजा की $150 to $320 तक फी होती है। लॉन्ग टर्म वीजा की बात करें तो लॉन्ग टर्म वीजा में मल्टीपल वीजा इसमें इंक्लूड होते हैं, लाइक आपका हो जाता है स्टूडेंट वीजा, एजुकेशनल वीजा है ना, एम्प्लॉयमेंट वीजा, बिजनेस वीजा, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा, और इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सॉरी कर सकते हैं, बल्कि अब प्रोवाइडेड आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रूफ होना चाहिए। और अभी अगर देखा जाए तो ये 180 डेज के लिए इशू होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस लॉन्ग टर्म वीजा को उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो माइनॉरिटी हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, उनके लिए ये वीजा की फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि इसमें क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, पारसी, जैन, ये अगर परमानेंट सेटलमेंट के साथ अगर सिटीजनशिप भी इंडिया की चाहते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म वीजा रूल के भीतर उनको ये अलाउ होता है 5 ईयर के लिए। ये मल्टीपल एंट्री के साथ 5 ईयर के लिए ये इशू होता है। बट जो परमानेंट सेटलमेंट एंड रेसिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं वो मल्टीपल एंट्री नहीं कर सकते। उन्हें अगर वो एक बार बॉर्डर से बाहर जाती हैं, अगर दोबारा आते हैं तो उन्हें दोबारा री इशू ये कराना होता है, ठीक है। और 180 डेज से जनरली 180 डेज के लिए ये इशू होता है, उससे ज्यादा है तो आपको FRRO के थ्रू आपको वहां रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और एक्सटेंडेबल है, ये टाइम टू टाइम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी लड़की है जो कि इंडियन लड़के से शादी कर ली है, इंडियन लड़की किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली है, वो परमानेंट सेटलमेंट में सिटीजनशिप चाहते हैं तो उनको परमिट है। इसके अलावा कोई इंडियन लड़की पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी लड़के से उसने मैरिज कर लिया है और वो विडो हो गई या डाइवोर्स हो गया, वो वापस इंडिया आना चाहती है तो उनको भी ये वीजा अलाउ होता है। इसके थ्रू वो इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट सिटीजनशिप ले सकते हैं। 5 इयर्स के लिए इशू होता है। कलेक्टिव लैंडिंग परमिट की बात करें तो कलेक्टिव लैंडिंग परमिट में ये जो 4 से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट इसमें होते हैं, ये ग्रुप टूर होता है जो कि स्पॉन्सर्ड होता है टूरिज्म एजेंसी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव जो टूरिज्म एजेंसी होती है वो प्री ड्रॉन आइटिनरी ग्रांट करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। उसके बाद इस तरह की ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें 4 से ज्यादा फॉरेनर ग्रुप होते हैं जहां, और ये सी रूट एंड एयर रूट दोनों से होता है। इसके जो लैंडिंग पोस्ट की बात करें तो ये आपका है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि एंड गोवा, यहाँ पे लैंडिंग होता है। इसके अलावा ईरान, इराक, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका और ये सोमालिया, नाइजीरिया, इन लोगों को प्रोहिबिटेड है, वो ग्रुप ट्रिप नहीं कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टार्ट किया है वीजा ऑन अराइवल, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जैसे जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, लग्जमबर्ग, इन सब जगहों को 30 डेज के लिए वीजा ऑन अराइवल इशू होता है। वीजा ऑन अराइवल को कलेक्टिव लैंडिंग की परमिट भी गवर्नमेंट ने दी है, इसलिए ये इजी हो जाता है कि अब 1 आइटिनरी एंड 1 टिकट को शो करके आप जितने भी ग्रुप्स हैं उनका 1 आइटिनरी पे वीजा इशू हो जाता है। तो ये जो हर एक इंडिविजुअल वो अप्लाई करेगा वीजा के लिए, फिर वो जो लॉन्ग प्रोसेस चलता है तो उस प्रोसेस एंड टाइम दोनों सेव होता है। दैट्स व्हाई टूरिस्ट जो है आजकल कलेक्टिव लैंडिंग परमिट या कलेक्टिव ग्रुप टूर को प्रेफर कर रहे हैं, ये उनके लिए इजी हो जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो
ये 60 डेज के लिए होता है और साथ ही इसमें ये परमिट होता है कि आप नेबरिंग कंट्री को विजिट कर सकते हैं। इंडिया आए हैं 10 दिन के लिए नेपाल जाना चाहते हैं तो यू कैन गो। ये एक स्पेशल परमिशन इसमें होता है, 60 डेज के लिए ये होता है, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल परमिट। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन और फॉरेन नेशनल फॉर मूवमेंट विद इन इंडिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इन द केस ऑफ बॉर्डर स्टेट्स एंड 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, उनको नीड होता है कि वो स्पेशल परमिट की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। रीजन क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ बॉर्डर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर और सेंसिटिव बॉर्डर को प्रिजर्व करना और हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको प्रिजर्व करना। इस रीजन से ये स्पेशल परमिट आपको लेना पड़ता है। इसमें आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम है ना, और उत्तराखंड और अंडमान निकोबार ये आते हैं। जितने भी आपके स्टेट हैं जो कि आपके इनर लाइन मतलब कि जो कि बॉर्डर एरिया है, इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। जितने भी ये स्टेट है उन स्टेट के लिए और जो हमारे आइलैंड है उनके लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की जरूरत होती है। इनके लिए जो परमिशन, जो अथॉरिटी है, कौन ऑथराइज कर सकता है इसको? FRRO, जो कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता में इनके ऑफिसेज हैं, वो अथॉरिटी होती है। कोई भी DM और SDM उस स्टेट की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको ये परमिशन दे सकती है, ठीक है। और माइग्रेशन जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको ये अथॉरिटी है कि वो आपको परमिशन ये इस तरह का स्पेशल परमिट दे सकते हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आपको जो फॉरनर है उनको 7 डेज से ज्यादा का परमिशन नहीं है विजिट करने का। और जो अंडमान निकोबार है वहां पे फॉरनर 15 डेज के लिए उनको परमिट मिलता है ग्रुप टूर का। बट उन्हें अपनी 2 वीक पहले जो है अप्लाई करना पड़ता है, अपने प्री ड्रॉन आइटिनरी जो ट्रेवल एजेंसी है उसे अप्लाई करती है और वो एक इंश्योर करती है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो वही विजिट करे जो आइटिनरी में शो है, उससे बाहर उन्हें जाने का परमिशन नहीं होता है। अगर मैप में इन स्टेट्स को हम अगर देखते हैं तो देखिए मैप में आपको क्लियर हो जाएगा ये स्टेट्स। ये है आपका, दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंड मैं थोड़ा पिन ऑन कर लूं, ठीक, ओके। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, हाँ ये मिजोरम का एरिया आ गया, मिजोरम आ गया आपका, ये सिक्किम का एरिया आ गया, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये एरिया आ गया। आपके आसाम पहले था, अभी आसाम को हटा दिया गया, अभी आसाम में परमिटेड है। और सिक्किम आ गया। ये उत्तराखंड में क्या होता है, ये इनर लाइन एंड इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों को ये कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाई ये रिस्ट्रिक्टेड है। ऊपर अगर आते हैं आपके तो ये आपके आ गया हिमाचल प्रदेश और ये आपका आ गया राजस्थान का। ये 40-40 किलोमीटर तक का ये एरिया जो है आपके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आपके आते हैं, ठीक है। तो ये सारे एरिया है जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आते हैं। और ऊपर में आए तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आपके आते हैं। और नीचे आए तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो ये यहाँ आपको स्पेशल परमिट की नीड होती है। कस्टम रेगुलेशंस की बात करें तो एवरीवन एंटरिंग इंडिया, उनको क्या होता है, हैज टू गो थ्रू कस्टम चेक, उन्हें कस्टम चेक से गुजरना ही होता है जो कि इंडिया में विजिट कर रहे हैं, जो कि ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल 2 से होता है। ग्रीन चैनल में आप प्रोहिबिटेड गुड्स को नहीं ले जा सकते, ड्यूटेबल या प्रोहिबिटेड गुड्स अलाउ नहीं होता। बट ग्रीन चैनल से आप ड्यूटेबल या प्रोहिबिटेड गुड ले जा रहे हैं तो आपको पेनाल्टी हो सकता है ना, पेनाल्टी हो सकता है, या कन्फिस्केशन ऑफ गुड, जब्ती हो सकती है ग्रीन चैनल से। रेड चैनल में जो प्रोहिबिटेड गुड्स है उसमें आपके आते हैं फॉरेन करेंसी में है, फॉरेन करेंसी आती है जो आप 5000 US डॉलर से ज्यादा नहीं ले जा सकते। फॉरेन एक्सचेंज विथ ऑल करेंसी 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फायर आर्म अलाउ नहीं है, कार्ट्रिज आप 50 तक ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है। अल्कोहल या लीकर 2 लीटर तक अलाउ है।
सिगरेट 100, सिगार 25, टोबैको 125 ग्राम से ज्यादा नहीं ले जा सकते। अगर ले जाते हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी, जो भी आपका कस्टम ड्यूटी है, आपको देना होता है। गोल्ड एंड सिल्वर किसी भी फॉर्म में अलाउ नहीं है। और ट्रैफिकिंग नारकोटिक्स, नशीले पदार्थों की ट्रैफिकिंग जो है, ये कह सकते हैं कि ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है। आपको इसमें इम्प्रिजनमेंट, जेल और सजा दोनों हो सकती है। और अगर हम इंडियन हैं या इंडियन टूरिस्ट, इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडियन टूरिस्ट हैं, तो हम गोल्ड एंड सिल्वर को 1 केजी गोल्ड एंड 10 केजी सिल्वर को कैरी कर सकते हैं। जिसमें से कुछ रूल्स है। रूल्स ये हैं कि आपको, आपके पास, आपका जो, अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट एक्ट 1967 के भीतर आपका इशू होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप जो चार्ज है, जो कस्टम चार्ज है, वो आप फॉरेन करेंसी में दे रहे हैं। और तीसरा ये आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म में आप ये भरे इंडिया अराइव होने के बाद कि कस्टम गाइडेड वेयर हाउस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आप गोल्ड या सिल्वर लाना चाहते हैं, वहां से आपको परमिशन एक मिलता है। गोल्ड एंड सिल्वर 1 केजी गोल्ड एंड 10 केजी सिल्वर का आपको परमिशन मिलता है। इंडियन ट्रेवलर है, वो फॉरेन से 1 ईयर के बाद आ रहा है, तो 25,000 तक का कैश वो ला सकता है। एंड 20,000 या 12,000 तक का वो गिफ्ट और हाउस होल्ड की चीजें वो ला सकता है, वो उसको अलाउ है। अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो वो अपनी जो यूज की एसेंशियल चीजें, उसमें मेडिसिन आती है, कुछ कॉस्मेटिक्स आते हैं, और जो उनके ड्यूरिंग ट्रेवल उनकी जो वो चीजें लेके आ रहे हैं वो कंज्यूम कर जाए, वो उनको अलाउ होता है। अगर वो बड़ी चीज कोई लेके आ रहे हैं, लाइक वीडियो कैमरा ला रहे हैं, तो उनको क्या करना होता है, उन्हें बैगेज री एक्सपोर्ट एक फॉर्म होता है, वो उनको भरना होता है। और जब वो जाते हैं तो बैगेज री एक्सपोर्ट फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ता है कस्टम ऑफिस में। और जहां तक पेट की बात करें तो 2 पेट्स अलाउ है। एज अ बैगेज आप ला सकते हैं, लेकिन बैगेज फिर आपका पीछे से आपके घर में आएगा। ठीक है, 2 पेट्स तक अलाउ है, आप ला सकते हैं अगर आप 1 साल तक बाहर रहे हैं तो। ठीक है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ज्वेलरी की बात करते हैं, तो जो अगर इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है तो वो ज्वेलरी ला सकता है अपने साथ। अगर जेंटलमैन है तो 25,000 की ज्वेलरी ला सकता है गोल्ड की। और जो अगर लेडी है तो वो 1 लाख तक की ज्वेलरी उसको अलाउ है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो रेस्ट हमारे जो कस्टम रेगुलेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new lesson. Till then, take care. Thank you so much. And please do subscribe, like, and share. Thank you.